तो ये जो सारे अकाउंट्स है वहां पे हम लोग हर एक में लाइक ट्रेडिंग अकाउंट हो या पीएनएल अकाउंट, ये दोनों में मेरी एक्सपेंसेस और इनकम जाता है। तो जब मेरी और एक चीज हम लोग प्रिपेयर करते दैट इज लास्टली दैट इज नोन एज एन बैलेंस शीट। कोई कोई एक्सपेंसेस जो भी होते हैं ना वो भी हम लोग बैलेंस शीट में भी लिखते थे। क्यों लिखते थे? हम लोग जनरली बोलते हैं बैलेंस शीट में सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटीज लेते, बट जब तुमने असेट्स परचेज किया है वो टाइम पे भी तुमने कुछ पे किया है। जब तुमने कुछ पे किया दैट मींस इट्स नोन एज इन योर एक्सपेंसेस, बट वो जो पेमेंट तुमने किया है फॉर द लॉन्गर पीरियड किया है। मैं कंपनी का जो बिल्डिंग है वो एवरीडे बाय नहीं करती हूँ, मैं असेट्स है मशीन है मैं एवरीडे बाय नहीं करती हूँ। दैट इज नोन एज इन जो मैंने एक बार एक्सपेंसेस इंकर्ड किया मैं लॉन्गर पीरियड तक यूज करने वाली हूँ, then that expenses is known as in your capital expenditure। तो हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि मुझे पता चलता है कि रेवेन्यू आइटम्स जो होती है वो सिर्फ मेरी पीएनएल में जाती है और जो कैपिटल आइटम्स होती है वो मेरी बैलेंस शीट में जाती है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग परचेज किया, वो बिल्डिंग परचेज करना मैं एवरीडे परचेज नहीं करती हूँ। तुम आज कोई घर परचेज करते हो तो रोज एवरीडे जाके तो तुम नहीं परचेज करोगे, यू परचेज योर बिल्डिंग मशीन वन टाइम। बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोई एम्प्लॉई है तो उनको सैलरी पे करते हो, यू विल पे सैलरी एवरी मंथ, एवरी डे नहीं पे करते यस। हो, चलो एवरी मंथ तो पे करते हो, दैट मीन्स वो रिकरिंग इन नेचर होता है। तो एक्सपेंसेस विच आर इन रिकरिंग इन नेचर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो तुम लोग ने जब बैलेंस शीट बनाया है, जब फाइनल अकाउंट हम करते हैं तब हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑलवेज पीएनएल में लिखते हैं, बिकॉज पीएनएल में जो आइटम्स होती है वो रिकरिंग इन नेचर होती है। और उसके लिए ऑलवेज फाइनल अकाउंट ये होता है, ईयर एंड डेट नहीं होता, फुल ईयर की डिटेल्स होती है। और बैलेंस शीट वन टाइम ही प्रिपेयर होता है तो एज ऑन लिखा जाता है, मतलब वो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर होता है और वहां पे भी वन टाइम एक्सपेंसेस लिखा जाता है। तो उसके लिए रेवेन्यू आइटम्स हम पीएनएल में डिवाइड करते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम यहाँ पे आइटम्स उसके लिए लिखा है बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों का बात होता है तो बैलेंस शीट में जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट हम लोग को जो अपना एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को मैच करने के बाद जो हमारा मिलता है, मतलब जितनी भी मैंने एक्सपेंसेस किए ओवर दी रिसिप्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। जैसे कि तुमने 10,000 रुपीज स्पेंड किया, 10,000 रुपीज स्पेंड किया था और सामने तुम्हें 12,000 रुपीज मिल रहा है तो 2,000 रुपीज तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट। रेवेन्यू के साथ हम लोग रेवेन्यू कंपेयर करते हैं, कैपिटल के साथ कैपिटल कंपेयर करते हैं। तो जो रेवेन्यू से हम कंपेयर करके मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, और कैपिटल को कंपेयर करके जो तुम्हें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ योर एक्सपेंसेस आई एम एक्सप्लेन यू क्या रिसिप्ट होता है, बिकॉज इनकम मुझे पहले बताना चाहिए। इनकम को सिर्फ दो इसमें ही क्लासिफाइड किया है, वन इज योर कैपिटल रिसिप्ट एंड द सेकेंड वन इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ कैपिटल रिसिप्ट क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या कवर करता है, कंप्राइज का मतलब होता है क्या कवर करता है, क्या क्या तुम कौन कौन से टाइप्स ऑफ योर इनकम और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जिसको तुम कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे। So your capital receipt comprise the contribution of capital into the business by the properties and the partnership of shareholders। जैसे कि हम लोग ने कोई अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप अपना क्या करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। होप कि तुम लोग ने ये पढ़ा है कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म खोलती हूँ या सोल प्रोप्राइटर है तो कुछ ना कुछ अमाउंट हम लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज जनरली नोन एज इन योर कैपिटल। जब हम विड्रॉ करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो जो पर्सन जो ओनर है आइदर वो प्रोप्राइटर होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो प्रोप्राइटर होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म होगा, कंपनी होगा तो शेयर होल्डर्स होते हैं। ये सब कौन है, ओनर ऑफ द कंपनी। अब ये ओनर ऑफ द कंपनी अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कंपनी में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बिजनेस के लिए वो क्या है, रिसिप्ट है। अगर मैं तुम एज एन फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, माय नेम इज रूपल, तो रूपल्स कैपिटल ऐसे तुम लोग अकाउंट्स में लिखते हो, तो कंपनी के लिए वो क्या है, उसकी इनकम है। तो एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज ऑलवेज नोन एज एन इनकम फॉर अ बिजनेस। मेरे लिए वो एक्सपेंसेस हो सकता है फॉर द पर्सनल रीजन, बट मेरी कंपनी में तो इनकम आ रहा है, उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। एनी सम रिसीव फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स, अगेन डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, जिसके तुमने जनरली ना उनको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कंसीडर करते हैं। जो पर्सन को जैसे हम लोग शेयर इश्यू करते हैं ना वैसे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, उसके सामने हम उनको इंटरेस्ट भी पे करते हैं।
जब तुम इंटरेस्ट पे करते हो वो तुम्हारा एक्सपेंसेस होता है, बट जब तुम वो अमाउंट रिसीव करते हो फ्रॉम दैट डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स से, उसको तुम क्या बोलते हो? कैपिटल रिसीव्ड। एनी लोन, जैसे कि तुमने बैंक से लोन लिया, बैंक को जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो वो एक्सपेंसेस है, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट तुमने अभी रिसीव किया वो वन टाइम ही आता है, उसको तुम एवरी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट धीरे धीरे करके पे करते हो, तो वो लोन भी तुम्हारा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। स्टूडेंट अगर तुम लोग देखोगे ना, ये सब हम लोग लायबिलिटी साइड लिखते हैं जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कैपिटल वो तुम्हारी लायबिलिटी है, जैसे वो बिजनेस क्लोज करेगा तुम्हें उसका कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर से भी तुमने डिबेंचर इश्यू करके पैसे लिए हुए, वो तुम्हारी लायबिलिटी है। लोन, इट्स बैंक लोन हो सकता है, बोरोड लोन हो सकता है, एनी अदर टाइप ऑफ लोन हो सकता है, तो एनी लोन टेकन फ्रॉम द आउटसाइडर दैट आल्सो कम्स ऑन अ लायबिलिटी साइड, एंड उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। क्यों रिसिप्ट बोलते हैं? लोन में तुम्हें पैसा मिल रहा है, जब तुम पे करते हो वो बात डिफरेंट है, वो एक्सपेंसेस अलग से होता है, इंटरेस्ट जो तुम पे करते हो, प्रिंसिपल पे करते हो वो तो तुम उनका ही पेमेंट करते हो, तुम क्या एक्सपेंसेस करते हो? जो इंटरेस्ट पे करते हो, जो इंटरेस्ट पे होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। सेल प्रोसीड ऑफ एनी फिक्स असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि तुम असेट्स को सेल किया, मेरे पास बिल्डिंग था, बिल्डिंग को मैंने सील कर दिया, देन वो बिल्डिंग की सील करने के जो अमाउंट मिला है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बट मी भी ऑन अ लॉस पे बेचा है, तो जो लॉस होता है वो मेरा एक्सपेंसेस में चला जाएगा, बट जो एक्चुअल अमाउंट मुझे रिसीव्ड हुआ है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है। जितना भी अमाउंट तुम्हें रिसीव्ड होता है ना उसके पीछे क्या एक्सपेंसेस होता है वो मत देखो, जो अमाउंट तुम्हें रिसीव्ड होता है फॉर अ आइदर फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड जो तुमने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, या तो फिर तुम जो लॉन्गर पीरियड के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो फॉर द फ्यूचर, दैट इज नोन एज एन योर कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि मैं बिजनेस में पैसा लाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं आज पैसा इंट्रोड्यूस करूंगी और कल मैं बिजनेस बंद कर दूंगी, हम यही मोटो से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक वो मेरा बिजनेस चलेगा और मुझे वहां से रिटर्न बैक होना, तो जब मैंने इंट्रोड्यूस किया मेरी कंपनी में पैसा आया तो मेरे लिए वो रिसिप्ट है। आई होप समझ रहे हो मैं क्या बोलूं, बिकॉज इसके ऊपर तुम्हें समस है कि मैं बोलूंगी कि कैपिटल फ्रॉम मिस्टर ए, तो कौन सा टाइप ऑफ रिसिप्ट है? तो कैपिटल रिसिप्ट। ओके, देन रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट? जो जनरली एवरी डी टू डी या एवरी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में होते ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स कम्स इन योर लाइक इन ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में हमें देखने को मिलता है, और वो एक्टिविटीज एवरी ईयर होता है और मे बी डेली बेसिस पे भी हो सकता है। आर द आउटकम फ्रॉम द फर्म्स एंड एक्टिविटीज इन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई, मेरा बुक सेल करने का बिजनेस है, जितनी बार मेरी बुक सेल होगी मुझे क्या होने वाला है? whenever I sell my book, अगर मेरे पास समझो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये बुक है, मेरा बुक स्टोर है, मैं बुक सेल करती हूँ, तो बुक सेल कैसे होगा? आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2-3 दिन तक कोई स्टूडेंट नहीं आया ना उसके बाद उन्होंने बाय किया, बट जब जब वो सेल करता है वो रिकरिंग इन नेचर है, तो जितनी बार वो सेल होगा मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ ना कुछ अमाउंट एज इन रिसिप्ट मिलने वाला है, तो मेरे लिए क्या इनकम है। मनी रिसीव्ड ऑन अ सेल ऑफ गुड्स एंड द ट्रेड ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जैसे कि ऑब्वियसली अभी मैं टीचर हूँ तो अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई अदर वे से कोई वर्क करते हैं, जैसे कि मैं सीए का काम चलाती हूँ, देन वहां पे मैं अपनी सर्विस रेंडर करती हूँ, तो कोई पर्सन आता है मेरे पास इनकम टैक्स की फाइलिंग करवाने की, नो डाउट दे विल कम इनकम टैक्स फाइल कराने के लिए ना रिकरिंग इन नेचर, बट वो एवरी ईयर आने वाला है, एक ही बार तो वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, भले 1 ईयर साल में एक बार ही आते, बट वो रिकरिंग है, एवरी ईयर होने ही वाला है, देन दैट आल्सो नोन एज एन योर रेवेन्यू रिसिप्ट। तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इन दैट केस जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो दैट इन्वेस्टमेंट के पीछे तुम्हें कमीशन मिल सकता है या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, तो दैट आल्सो इन, अब तुमने इन्वेस्टमेंट वन टाइम के लिए किया था, इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, बट तुम्हें कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो एवरी ईयर मिलता है, आइदर वो क्वार्टरली मिलता है, 6 मंथली मिलता है, एंड इवन योर ईयरली भी मिलता है, बट वो रिकरिंग होता है, जितना टाइम तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट चलता है उतने टाइम तक मिलता है, तो जो इनकम रिकरिंग इन नेचर है उसको हम लोग रेवेन्यू इनकम बोलते हैं, और जो कैपिटल है जो रिकरिंग इन नेचर नहीं है और जिसका हम लोग बेनिफिट फॉर द लॉन्गर पीरियड रिसीव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट?
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे अगेन मैं एक डिफरेंट, मैं ये तुम्हारे पीपीटी ग्रुप में शेयर करूंगी, तुम्हारे पास एक थियोरिटिकल नॉलेज भी हो जाएगा, इसमें थोड़े आगे सम्स भी है तो वो भी साथ में शेयर हो जाएंगे। Capital receipt and the revenue receipt include amount that realized by the sale of fixed asset or issue of debenture। यहाँ पे हम लोग वो गुड्स और सर्विस जो रेंडर करते हैं वही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे असेट्स और जो लोन होता है ना वो कवर करते हैं। इट इज अ रिसिप्ट इन अ सब्सटेंशियल ऑफ द सोर्सेस ऑफ इनकम। ये एक पर्टिकुलर इनकम जो जहाँ से हम लोग को मिलने ही वाला है, रिकरिंग इन नेचर नहीं होता है, और यहाँ पे जो है वो रिकरिंग इन नेचर। Amount received in a surrender of a certain rights under the agreement is a capital receipt। कोई पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट के टाइम पे ही मिलता है, एवरी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर एग्रीमेंट भी होता है, लॉस भी हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो रिसिप्ट हो सकता है। ये जो कोई कर रहा है ना, प्लीज ये मत करो। An amount of received surrender of certain rights, जैसे कि मैंने, मेरे पास असेट्स था, मैंने वो राइट्स को सर्टेन कर दिया, मतलब क्या करते हैं हम लोग उसको, वो राइट्स मेरे पास रहेगा नहीं। जैसे कि मैं असेट्स जब भी सेल करती हूँ, मेरी ओनरशिप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। दैट मीन्स ओनरशिप मेरे पास नहीं रहेगा, वो किसी और को ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरा जो एग्रीमेंट था विद माइक्रोटेक वो कंप्लीट, वहां पे ही वो सरेंडर हो जाता है। न्यू पर्सन एंड एज एन ओन अकाउंट होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे क्या होता है, मैं असेट्स है, असेट्स के ऊपर जैसे कि मेरे पास कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज एन असेट्स। तो वो असेट्स पे एग्रीमेंट वो ही कंटिन्यू होता है, कम्युनिकेट होते रहता है, एग्रीमेंट कंटिन्यू होता है। मे भी उसमें लॉस भी होने के चांसेस है, जैसे कि पर्टिकुलर ईयर पे इन्वेस्टमेंट पे मुझे कुछ इनकम नहीं जनरेट हुआ, तो पर्टिकुलर के लिए मेरे लिए जीरो इनकम हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। बट यहाँ पे तुम्हारा एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू होते रहता है। जैसे कि असेट्स है, उसके ऊपर मुझे इनकम मिले, वो असेट्स मेरे पास ही रहने वाला है, बट वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब वो वहां पे मेरी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सेम वे जैसे ही मैंने रिसिप्ट को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम है। और ये कौन है, किसने किया था ये, मुझे प्लीज ही रिमूव करो, वरना बाकी लोग ये देख नहीं पाएंगे प्रॉपर। आई थिंक जो ये जो है ना ड्रॉ करते हो ना तुम लोग गलती से, और प्लीज ये रिमूव करो तो बाकी, क्योंकि मैं जब तक कंटिन्यू करूंगी ना, आई थिंक सो मैं कर पाती हूँ कि नहीं, देखती हूँ। नहीं, ये जिसने भी किया है ना वो ऐसे ही रहेगा। मैंने देखा नहीं किसका नाम था, ओके। नाउ जैसे ही कैपिटल इनकम होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, सेम भी हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट भी। जब हमें कोई कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसकी बेस पे हमें क्या मिलता है, कैपिटल प्रॉफिट। स्टूडेंट प्लीज अगर ये लेक्चर एंड हो जाएगा तो वापस रीजॉइन हो जाना, बिकॉज आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस स्लाइड्स, और ये चैप्टर ट्राई करूंगी कंप्लीट हो जाए। Capital profit and profit which is earned on account of sale of fixed asset or in connection with the share capital। जितनी भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट होता है, जैसे कि तुमने एसेट सेल किया, वहां पे देखो लॉस भी होने के चांसेस है। जब लॉस होगा तो तुम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, बट जब जब तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, मतलब तुमने जितने भी परचेज किया था मोर देन दैट तुम उसको सेल करते हो, देन दैट इज नोन एज एन कैपिटल प्रॉफिट। सुमित जयसवाल काइंडली प्लीज आपका वीडियो ऑफ कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है शेयर प्रीमियम। किसी को पता है शेयर प्रीमियम क्या होता है? एनीवन? ओके, मैं बताती हूँ। आई होप यू ऑल नो कि शेयर मार्केट में जब इश्यू होता है शेयर कैपिटल, तो उसकी एक फेयर वैल्यू होती है, दैट इज जैसे 10 रुपीज होता है, जैसे 100 रुपीज होता है। बट जब कोई कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो ऑलवेज उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा में सेल करते हैं। जैसे कि 10 रुपीज का शेयर है वो 15 में सेल किया जाता है, तो जब तुम 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हो, तो दैट इज नोन एज एन योर शेयर प्रीमियम। अगर तुम उसको कम में पे करते हो तो डिस्काउंटिंग में जाता है, बट जनरली जब हम प्रीमियम में पे करते हैं तो अपने शेयर्स की वैल्यू ज्यादा देते हैं।
जैसे तुम अगर पे करते हो वैसे ही मैं खुद की कंपनी है और मेरी मार्केट में शेयर्स इश्यू किए हुए है, तो अगर मैं शेयर को फेस वैल्यू से अबोव द फेस वैल्यू जब मैं मार्केट में सेल करती हूँ देन दैट अमाउंट इज नोन एज योर शेयर प्रीमियम। एंड शेयर तुम एवरीडे नहीं सेल करते हो, तुम क्या करते हो, वन टाइम सेल होता है या फिर बहुत फ्यूचर में कभी तुम्हें रिक्वायर्ड हुई तो तुम न्यू फ्रेश इश्यू करते हो। इन दैट केस जब तुम फेस वैल्यू से ज्यादा में सेल करते हो तो तुम्हें जो एक्स्ट्रा मिलता है that is also known as in your capital profit because that share premium तुम one time received होने वाला है। Then sale of fixed assets for a value more than that which is was purchased. For example कि तुमने कोई assets purchase किया, तो मैं मोबाइल का एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुमने मोबाइल आज तुमने मोबाइल बाय किया 10,000 में, फॉर्चुनेटली तुम दूसरे दिन किसी को 15,000 में सेल कर देते। जनरली ऐसे होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे असेट्स को डेप्रिशिएट हो जाता है, उसकी डे जैसे ही तुम बाय करते हो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। बट फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर 10,000 में परचेज किया था, 15,000 में सेल किया, तुम्हें कितना एक्स्ट्रा मिला, 5,000। वो 5,000 को तुम लोग क्या बोलते हो, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि तुमने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग जब तुमने परचेज किया था 2 लाख में और उसको सोल्ड किया 3,50,000 में, तो कितना डिफरेंस है, कितना एक्स्ट्रा मिला तुम्हें, 1,50,000। तो 1,50,000 इज नोन एज योर कैपिटल प्रॉफिट। स्टूडेंट तुम्हें ऐसे सम्स आ सकते कि शेयर प्रीमियम ₹10,000 और ऑप्शन दिए गए कि कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो तुम क्या लिखोगे उसको, कैपिटल प्रॉफिट। तो ये चैप्टर जो है ना वो अगर एग्जाम एमसीक्यू के थ्रू भी होती है ना तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करना। देन रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू प्रॉफिट जो अर्न होता है ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ वो भी उसका रेवेन्यू है। तुमने बुक का जो मार्जिन रखा था 10 रुपीज, कॉस्ट 10 रुपीज था, तुमने 15 रुपीज पे सेल किया तो 5 रुपीज इज नोन एज रेवेन्यू इनकम। तो जितनी भी रिकरिंग इन नेचर से तुम्हें मिलते हैं वो सारे प्रॉफिट्स को तुम क्या बोलोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, प्रॉफिट मेड ऑन अ सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ लेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी। डू यू नो व्हाट इज लेटिंग डाउन ऑफ अ बिजनेस प्रॉपर्टी? किसी प्रॉपर्टी को तुमने रेंट पे दिया, प्रॉपर्टी सेल नहीं किया, प्रॉपर्टी सेल करोगे तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। बट मेरी जो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी है उसमें से मैंने एक पार्ट, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट जो रिसीव्ड हुआ, इनकम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम, नहीं तो रेवेन्यू प्रॉफिट। डिविडेंड रिसीव्ड, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुम सेल नहीं करते बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो भी तुम्हारा क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट। डिविडेंड पे करते हो तो एक्सपेंसेस होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो इनकम होता है। तो प्लीज इनकम और एक्सपेंसेस पहले क्लासिफाइड करो, देन कैपिटल एंड रेवेन्यू में क्लासिफाइड करना। नाउ कम टू एन एक्सपेंडिचर। देखो जब पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला एक्सपेंडिचर क्या होता है, एंड यू ऑल टोल्ड मी कि खर्चा, इट्स ओके, हम लोग हमारी लैंग्वेज में तो जो एक्सपेंसेस होता है खर्चा, टू पेमेंट और स्पेंडिंग समथिंग, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ हम समथिंग इन स्पेंड करते, कुछ फ्यूचर पेमेंट के लिए या कुछ फ्यूचर बेनिफिट रिसीव करने के या कोई प्रोडक्ट रिसीव करने के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट कितने में क्लासिफाइड हुआ था, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने स्टार्टिंग में बोला एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्सपेंडिचर 3 उसमें डिवाइडेड है, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ स्टूडेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आई थिंक सो तुम सब समझ जाओगे, द एक्सपेंसेस विच इज नॉट इन रिकरिंग इन नेचर, जो मतलब वन टाइम होता है और उसका बेनिफिट तुम वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का लाइफ है तब तक रिसीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने असेट्स आज परचेज किया, जब तुम परचेज करते हो तुम पेमेंट कर दो और सेल करते हो तो रिसिप्ट में जाता है। व्हेन यू पे फिक्स असेट्स का, तो फिक्स असेट्स की जितनी भी लाइफ है, जैसे कि मैं बोलती हूँ मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, तो 10 इयर्स तक तुम वो मशीन को यूज करोगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस और एनी अदर पर्पस। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंटर बाय किया, तो वो प्रिंटिंग जब तक होता है तब तक मैं उसको यूज करती हूँ मेरे बिजनेस के, तो उसका बेनिफिट उसकी प्रोडक्ट की लाइफ तक मुझे होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो रिकरिंग नेचर है, मतलब जो ईयर में मुझे बेनिफिट मिल जाता है वो टाइम पे मैं उसको पे करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने वेजेस पे किया पर डे का,
तो वर्कर आज तुम्हारी कंपनी में फुल डे वर्क करता है, फिर तुम उसको पे करते हो सैलरी। मैं फुल मंथ वर्क करूंगी, देन एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी पे करता है। दैट मीन्स द रेवेन्यू क्या होता है, रिकरिंग, जिसका बेनिफिट मुझे रिसीव्ड ऑन द स्पॉट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड। व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो एक है जिसका लॉन्गर पीरियड तक मुझे उसका बेनिफिट मिलता है, एक है जिसका बेनिफिट मुझे ऑन द स्पॉट मिल जाता है और उसको मैं इसको पे करती हूँ। द थर्ड एफर्ट का मतलब होता है जिसका एट दी वाइल स्पेंडिंग समथिंग तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट वो तुम स्पेंड करते हो फॉर द फ्यूचर, आइदर 2-3 years तक तुम्हें उसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। एट द टाइम ऑफ द स्पेंड करते हो तब तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसको कितने टाइम तक तुम्हें उसका बेनिफिट्स मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट। जब मैं एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं मेरी कैडबरी का एक ऐड करना चाहती हूँ, मार्केट में ऑलरेडी डेयरी मिल्क एंड कैडबरी के प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, तो अगर मैं मेरी कोई ब्रांड न्यू लेकर आऊंगी तो मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। बट मैं जब तक एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड करती हूँ, जैसे कि कोई ब्रांड एम्बेसडर रखा है तो उसको मैं पे करूंगी, उसका वीडियो बनाने के लिए, उसका एड कास्टिंग करने के लिए, सबके लिए मैंने एक्सपेंसेस पे किया, मुझे पे तुरंत ही कर देना पड़ेगा। बट वो एड जब मार्केट में आएगा, लोग उनको देखेंगे, उसके बाद उसका नॉलेज होने के बाद मे भी आगे जाके वो पर्सन उसको प्रोडक्ट बाय करता है। तो जब मैंने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस स्पेंड किया ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम, मुझे कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। उसका बेनिफिट मुझे कब रिसीव होगा, जब लोग उसको देखेंगे, उसको प्रोडक्ट को, मतलब उसका नॉलेज होने लगेगा, एंड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम वहां पे कोई रिसीव करेगा तो उसको बेनिफिट होने वाला है, राइट। उसको बोलते हैं अगेन। और एक एग्जांपल तो जैसे कि बिजनेस में एक रिसर्च होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप तुमने वो वर्ड सुना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट जैसे कि यस मिस। मुझे कोई प्रोडक्ट को न्यू डेवलप करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक कोई प्रोडक्ट है जिसमें कुछ न्यू फीचर्स आए, जैसे कि मोबाइल में हमेशा ऐसा होता है कि न्यू न्यू फीचर्स अपडेट होते हैं, तो वो लोग उसके पीछे रिसर्च करते हैं। तो जब रिसर्च किया ऑन दैट टाइम, उन्होंने वो एक्सपेंसेस पे किया, बट दे डोंट नो कि वो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो सच में 100% यूजफुल होगा या मे बी लॉस भी हो सकता है। तो मैंने एक्सपेंसेस कर दिया, बट उसका बेनिफिट फ्यूचर आउटकम पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी का अलग अलग से लिखा हुआ मिलेगा आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अ लॉन्गर टर्म एडवांटेजेस। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो ये सही उसके ऊपर है। डेफिनेशन में दिया हुआ है, तुम कहीं पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा। एंड स्टूडेंट प्लीज थोड़ा थियोरिटिकल भी चीज पढ़ना स्टार्ट करना इन अकाउंट्स, बिकॉज तुम्हें दोनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है, थियोरिटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। Expenditure incurred in a purchasing or construction of property which is instead of assist in the production